हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित करंट अफेयर और सारे विषय की चर्चा करते हैं, मेंस टॉपिक की चर्चा करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं। और हम जो ये करंट अफेयर की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें अभी हाल ही में 20 अगस्त को AAO का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमारे करंट अफेयर सीरीज से 30 क्वेश्चन में लगभग 26 से 27 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा से पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा करंट अफेयर सीरीज इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग 15 करंट अफेयर का क्वेश्चन लाइव टेस्ट के साथ देख लिए कि डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए हैं। और 10 करंट अफेयर से 11 करंट अफेयर की चर्चा हम और करेंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे, लाइव टेस्ट में दिखाएंगे कि क्वेश्चन से डायरेक्ट करंट अफेयर सीरीज कैसे हमारे करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी क्रम में हम जो 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह करंट अफेयर सीरीज बहुत ही वीवीआई होने वाला है। और 68वीं जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 69वीं और 70वीं की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यह सीरीज से कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बीपीएससी की परीक्षा में किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से हमारे बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हालांकि अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज देखते हैं तो इसमें बहुत डिटेल्स में चर्चा किया जाता है। और आप कोई टॉपिक मेंस का लिखते हैं तो इसमें हमारे करंट अफेयर टॉपिक से उसको करंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं या अपने आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो आपके लिए यह भी बेनिफिट की चीज़ है। तो आप इसके लिए करंट अफेयर सीरीज को देखने के लिए, आप नहीं देखे हैं तो आपको बता दें कि हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के 2022 के जुलाई तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग देखे हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम जुलाई 2022 का देख चुके हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में एक पार्ट हम कल देख चुके थे और आज सेकंड पार्ट है। और कल लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग जुलाई का पूरा पार्ट देख चुके होंगे करंट अफेयर सीरीज का, जो आपके बीपीएससी के 67वीं परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जुलाई के करंट अफेयर के पार्ट 2 पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप करंट अफेयर की बीपीएससी की तैयारी के लिए, करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एकमात्र है कि आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर, एडिटोरियल का हिंदी इंग्लिश का कटिंग और आपको महत्वपूर्ण निर्णय जो भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट का, मन की बात में जो भी निर्णय होता है और बीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट की जाती है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को बीपीएससी की तैयारी की पुख्ता के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम को आप सहयोग के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर, यहाँ पे फालतू की कोई चीज़ डाली नहीं जाती है, सब बीपीएससी के मेन से और पीटी के इंपॉर्टेंट से डाली जाती है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को अभी तक जो नए आए हैं वो लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते ही होंगे और प्रॉपरली हमारे करंट अफेयर सीरीज को वॉच कर रहे होंगे, देखते होंगे। तो हम लोग जुलाई 2022 के पार्ट 2 के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हम लोग पार्ट 1 में 12 करंट अफेयर हम लोग देखे थे। आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग देख पाते हैं। तो चलते हैं सीधा करंट अफेयर सीरीज की तरफ। 13 नंबर में है, 13 नंबर न्यूज में कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिए थे, बोरिस जॉनसन साहब। और बोरिस जॉनसन साहब ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से उनका संबंध है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी सब है। तो बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से थे। इनका इस्तीफा देने का कारण था कि इनके बहुत सारे मंत्री थे, इनका जो सहयोगी थे वो सारे आदमी इस्तीफा दे दिए थे। इनको कुछ भ्रष्टाचार के मामले में और शादी विवाह का मामले में दोषी पा करके, इसी कारण यह बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में कंजर्वेटिव पार्टी के ही 2 नेता हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास बहुमत दल का सदस्य है, बहुमत दल का जो है नंबर है जो बहुमत सिद्ध हो सकता है। तो इसके 2 नेता रेस में हैं। पहला है ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं और जॉनसन सरकार में, ये बोरिस जॉनसन के सरकार में ये वित्त मंत्री रह चुके थे। अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यह एक इतिहास होगा, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर 300 साल तक राज किया वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब भारतीय मूल के होंगे, एक भारतीय होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए।
और दूसरा प्रधानमंत्री के रेस में है लीज ट्रस, ये महिला है और जॉनसन सरकार में ये विदेश मंत्री थी, तो ये भी इनके रेस में है। हालांकि ऋषि सुनक अभी आगे चल रहे हैं लीज ट्रस से। दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाएंगे 5 सितंबर 2022 से पहले। तो याद रखेंगे ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे, और लीज ट्रस एक बार बीपीएससी ने बोरिस जॉनसन के ही चुनाव से संबंधित पूछा था कि एक था कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा है लेबर पार्टी। तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री के लिस्ट में लेबर पार्टी के अंतिम 7 सदस्य में से निम्न में से कौन नहीं था। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था और हमारे हिसाब से लगभग 99.99% आदमी गलती कर लिया होगा। 1% आदमी वही होगा जो तुक्का में इसको सही करके निकल गया हो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि जीका वायरस नाम सुने होंगे, इबोला वायरस भी नाम सुने होंगे और कोरोना वायरस तो नाम सुने ही होंगे। इन तीनों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई 2022 को एक और वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO ने 23 जुलाई 2022 को मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ये VVI न्यूज है मंकी पॉक्स वायरस। अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है। एक वायरल जेनेटिक रोग है। जेनेटिक क्या होता है? जो जानवर से मनुष्य में संचरण होता है, जानवर से मनुष्य में आ जाता है, उसको जेनेटिक रोग कहा जाता है। यह जो है मंकी पॉक्स, यह पॉक्सविरिडे फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्लेड्स IIIA और IIB इन तीनों में वर्गीकृत किया है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे, ये पूछा जा सकता है, या मंकी पॉक्स वायरस भी पूछा सकता है, जेनेटिक है किस तरह का है, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखेंगे कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? शिंजो आबे जी। उन्होंने 8 जुलाई 2022 को जापान के पश्चिमी शहर में एक चुनाव प्रचार में गए थे और वहां पे जो शहर का नाम है नारा में उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हत्यारा का नाम लेत्सुया यामागामी है। लेत्सुया यामागामी जो जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम कर चुका है। जैसे भारत में अग्निवीर है, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, वैसे जापान में अग्निवीर, अग्निपथ जो योजना था उसमें अग्निवीर बनता है, उसी तरह जापान में सेल्फ डिफेंस फोर्स के नाम से यह योजना चलता है। शिंजो अबे सितंबर 2006 से दिसंबर 2007 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे और दिसंबर 2012 से लेकर के सितंबर 2020 तक के प्रधानमंत्री रहे हैं जापान। तो इंपॉर्टेंट है। शिंजो अबे की मृत्यु पर 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। वहां पे एक दिन के लिए भारतीय तिरंगा झंडा को नीचे लटकाया गया था, झुका दिया गया था, तो उसी को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। शिंजो अबे को भारत के 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, उनसे सम्मानित किया होगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, आपको पता होगा, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये पद्म विभूषण उनको 2021 में भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान दिया गया था शिंजो अबे का। बहुत ही VVI न्यूज है। और शिंजो अबे के कार्यकाल के दौरान 4 बार भारत की यात्रा किए थे अपने कार्यकाल के दौरान। जो 12 से 20 तक जो प्रधानमंत्री रहे उसमें 4 बार भारत की यात्रा किए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। शिंजो अबे के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आबेनोमिक्स भी कहा जाता है, ये भी VVI है। तो इस पूरे टॉपिक को आप VVI करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में AAO में भी क्वेश्चन इससे बना था शिंजो अबे के नाम से, तो BPSC में भी बनना लाजमी है। अगला न्यूज देखते हैं कि 19वां एशियाई खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच चीन के शहर हांगझो में प्रस्तावित है। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया में 2018 में संपन्न हुआ था। हालांकि यह खेल जो है 2020 में ही होने वाला था, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। अब 2023 में 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक 2023 तक होने जाएगा। और यह न्यूज आपके लिए BPSC के लिए इंपॉर्टेंट VVI। अगला न्यूज है कि भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के तहत चिकित्सा दवाई की 7वीं खेप लगभग 6 टन आवश्यक दवाएं 30 जून 2022 को अफगानिस्तान भेजा है। तो ये मानवीय सहायता के तहत लगभग 20 टन दवाई अभी तक भेज चुका है। भारत 20 टन दवाई भेज चुका है, तो 7वीं टन में 6 टन भेजा है। इससे पहले 6 टन में 6 खेप में भारत ने 14 टन दवाई भेज चुका है। और एक और है कि 35,000 मीट्रिक टन गेहूं भी भेज चुका है
अफगानिस्तान में भारत पूरा भेजने का लक्ष्य है 50,000 मीट्रिक टन। कहने का मतलब है 15,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान में भारत और भेजेगा मानवीय सहायता के तहत, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित किया जाता है, तो वहां पे भेजेगा। अगला न्यूज देखते हैं कि 22वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा? इंडोनेशिया के शहर है बाली, उसमें आयोजित किया जाएगा। कब? नवंबर 2022 में आयोजित किया जाएगा, वो प्रस्तावित है। G20 में भारत सरकार के नीति आयोग के जो पूर्व CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है अमिताभ कांत। उनको G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, शेरपा। इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शेरपा थे, तो उनको हटा करके अमिताभ कांत जी को नीति G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। ये VBI न्यूज है, इससे क्वेश्चन 100% बनने की चांस है, बनेगा ही बनेगा। हमारे हिसाब से तो 100% चांस है इससे बनेगा। अब 22वां G20 शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में प्रस्तावित है, उसके बाद 23वें उसके बाद जो है G20 के 23rd शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके पास आ जाएगी? भारत के पास आ जाएगी। और 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 के अध्यक्ष रहेगा। तो यह बहुत ही VBI न्यूज है, याद रखेंगे। भारत 2023 में G20 के 23rd G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। आपको पता होगा, कुछ दिन हम बताए थे कि G20 की अध्यक्षता के लिए जम्मू एंड कश्मीर को भारत ने चुना है। जम्मू एंड कश्मीर में G20 की बैठक की आयोजित करवाया जाएगा। अगला न्यूज है कि 4 देशों का नया समूह का गठन किया गया है, जिसका नाम है I2U2। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब USA और UAE। तो I2 में होगा पहला इंडिया और इजराइल, और U2 में होगा, मतलब I से नाम से 2 देश इंडिया और इजराइल, और U नाम से 2 देश U से USA और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, और USA अमेरिका, और ये हो गया इंडिया, और ये हो गया इजराइल। तो 2 I और 2 U। I2U2 का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से कब किया गया? 14 जुलाई 2022 को संपन्न किया गया। इस 4 देश के प्रमुख में है नरेंद्र मोदी, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, येर लापिद इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। इन चारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, वर्चुअल तरीके से भाग लिया 14 जुलाई 2022 को। I2U2 हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब इसका गठन हुआ था, तो आप लोग वहां पे भी जाके इसका न्यूज संदर्भ देख सकते हैं। ये हम पहले सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के तहत 6 क्षेत्र, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर सहयोग और निवेश की सहमति जताई गई। इन 6 क्षेत्र में सहयोग और निवेश, आपस देश सहयोग और निवेश करेंगे। पहला है कि खाद्य सुरक्षा के लिए लगभग $2 अरब निवेश से फूड पार्क की स्थापना कहां पे की जाएगी? भारत में की जाएगी। तो यह बहुत ही VBI न्यूज है। $2 अरब से इसमें निवेश कौन करेगा? तो UAE करेगा, संयुक्त अरब अमीरात। तकनीक कौन देगा? तो अमेरिका देगा तकनीक, और इजराइल देगा तकनीक। और भारत फूड पार्क हेतु भूमि और किसान से सहयोग पर फोकस करेगा। भूमि देगा भारत, क्योंकि भारत में फूड पार्क का स्थापना होना है, और किसान से सहयोग करेगा, ताकि किसान उसमें जाके अपना फूड पार्क में अपना निवेश करे, अपना मेहनत करे, अपना जो है प्रोडक्ट वहां पे दे, तो फूड पार्क बनाया जाए। दूसरा न्यूज है कि गुजरात में अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा में 300 मेगावाट, उसी हम ये I2U2 का जो है दूसरा पॉइंट था, ये खाद्य फूड पार्क है। और भारत में दूसरा है कि अक्षय ऊर्जा की स्थापना बैटरी स्टोरेज सिस्टम के तहत स्थापित करने पर सहमति बनी है। अमेरिका के एक डिपार्टमेंट का नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इस अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा में 300 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए $33 करोड़, लगभग 2,645 करोड़ रुपए राशि की उपलब्ध करवाएगी। इससे स्थापित किया जाएगा। तो ये भी VBI न्यूज है, आपको पहले भी बता चुके हैं, VBI पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट। अगला न्यूज की तरफ देखेंगे कि 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS परियोजना से अलग होने का संकेत दिया। किसने दिया? इस यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, रूस ने दिया है। 2024 में रूस ने, आप लोग करेक्शन कर लेंगे, रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS परियोजना से अलग होने का संकेत दिया है।
अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 1998 में पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना में अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, वो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, यूरोपियन यूनियन का अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी कनाडा स्पेस एजेंसी शामिल है। इन अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा, इन 5 देशों ने मिल करके ISS का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है। पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 1998 में किया गया था, जिससे रूस अब इससे बाहर निकलेगा। और रूस का कहना है कि वह खुद का स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन लोअर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। तो वह एक अकेला खुद की भागीदारी वाला स्थापित करेगा। आपको पता होगा कि चीन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है, जिसका नाम है क्या है? तियानगोंग उसका नाम है, तो याद रखेंगे तियानगोंग। तो अगला न्यूज देखते हैं कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 16वां दौर 17 जुलाई 2022 के भारतीय क्षेत्र चुशूल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर हुआ। तो इंपॉर्टेंट है। भारत के कमांडर अनिंदे सेन गुप्ता और चीन के जनरल यांग लीन ने प्रतिनिधित्व किया इसका। तो ये याद रखने की न्यूज है, इससे पूछने की संभावना बहुत कम है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 को किया। 11वीं कृषि जनगणना होगा, ये आपके लिए VVI न्यूज है। अब प्रथम बार है जब इस जनगणना में स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। कृषि डाटा संग्रह के लिए एक डाटा संग्रह पोर्टल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, ये भी जानना जरूरी है। और कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 10वीं कृषि जनगणना 2015 से 16 के बीच हुई थी और 11वां कृषि जनगणना 2021-22 में संपन्न होने का ऐलान किया गया है। तो आप इसको VVI करके देखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा तीसरा भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर तैयार किया है। तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस से सहयोग से तैयार किया गया है। और किस तरह होगा? जैसे ग्लोबल स्तर पे, विश्व स्तर पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकलता है, इसलिए भारत में भी नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाला गया। अब देखते हैं कि इस सूचकांक की गणना 2 स्तंभ पर आधारित है। पहला है नवाचार क्षमता कितना है और दूसरा है कि नवाचार परिणाम क्या क्या है, इस पर निकाला जाता है। और सूचकांक को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है कि 1 सेकेंड, पहला है कि बड़े राज्य में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और बिहार 11.58 अंक के साथ 17 बड़े राज्य में 15 स्थान पर है। छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है। तो इतना चीज याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ कितने स्थान पे है? 15 स्थान पे है। अब ये है बड़े राज्य का था, इसमें बिहार की याद रखेंगे। बिहार 11.58 अंक के साथ 17 बड़े राज्य में, मतलब 17 बड़े राज्य को माना गया था, उसमें से 15 स्थान पर बिहार है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य में मणिपुर प्रथम स्थान पर है, तो याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश व छोटे राज्य में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो इतना पॉइंट याद रखेंगे, इसको आप VVI करके याद रखेंगे, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, जिसके तहत आप लोग को फ्री में राशन दिया जा रहा है। अभी देखते होंगे जो कंट्रोल होता है, जिसको बिहार में कोटा कहते हैं, तो वहां से अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, चना ये सब दिया जाता है। उसको 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था, तो ये याद रखेंगे। अब है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम को कैसे लागू करते हैं और किस तरह से लागू करते हैं, कितना आगे बढ़े हैं, कितना सहूलता से लागू करते हैं, इसके लिए
एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक केंद्रीय उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई 2022 को जारी किया। इस रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है अपने अनाज वितरण पे, अपने गरीबों को तक अनाज पहुंचाने में, इसका इंडेक्स तैयार किया गया है। तो ये VVI न्यूज है आपके लिए। इसमें देखते हैं कि सूचकांक को 3 पैमाना पर तैयार किया गया है। पहला पैमाना है कि एनएफएसए कवरेज लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा है कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है राज्य में, वो है। और तीसरा है पोषण संबंधी पहल राज्य ने कितना ज्यादा किया है और कुछ पोषण संबंधी पहल के तहत अनाज बांट रहा है। इस तीनों सूचकांक, इस तीनों स्तंभ के तैयार पे इसको तैयार किया गया। अब देखते हैं कि सामान्य श्रेणी के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है। और बिहार 0.783 अंक के साथ 7वां स्थान पर है और अंतिम स्थान पर कौन है, गोवा। तो याद रखेंगे ये VVI है। बिहार किस स्थान पे रहा है, तो 7वां स्थान पे रहा है। पिछले हम देखेंगे इनोवेशन इंडेक्स में बिहार कितने स्थान पे था, 15 स्थान पे था 17 अंक के साथ। और इस एनएफएसए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में बिहार 7वें स्थान पे। पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान पर त्रिपुरा है और अंतिम स्थान पर लद्दाख को रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखेंगे कि इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022, ये VVI न्यूज। 19 जुलाई 2022 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। तो ये पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग याद रखेंगे इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है। इसके अनुसार जैव अर्थव्यवस्था का आकार जो 2020 में 70.2 अरब डॉलर था, वो बढ़कर 2021 में 80 अरब डॉलर हो गया है, जो 14.1% की वृद्धि दर्शाता है। अब 2025 में जैव अर्थव्यवस्था 150 अरब डॉलर बनने के अनुमान है और 2030 में 300 अरब डॉलर होने का अनुमान है। तो याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रतिदिन लगभग 3 स्टार्टअप की स्थापना की गई है और साल में लगभग 1200 स्टार्टअप की स्थापना की गई थी। 1100 कुछ स्टार्टअप था। तो याद रखेंगे इतना चीज को, 3 स्टार्टअप की स्थापना प्रतिदिन की गई थी 2021 में। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि अंगटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है अंगटाड का फुल फॉर्म, का 32वां वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करता देश, जो सबसे ज्यादा किस देश में FDI गया है, तो उसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका, जहां पे 367 अरब डॉलर का FDI गया है। और दूसरा है चीन 181 अरब डॉलर का। भारत तीसरे स्थान पर नहीं है, लेकिन भारत 45 अरब डॉलर के साथ 7वें सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता देश है। तो भारत FDI प्राप्त करने में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये VVI है, आप लोग याद रखेंगे VVI करके इसको। अब देखते हैं सबसे ज्यादा FDI करने वाले देश कौन है, तो अमेरिका 403 अरब डॉलर। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अमेरिका में आया 367 अरब डॉलर और अमेरिका सबसे ज्यादा FDI करता भी है 403 अरब डॉलर में। तो जितना आया नहीं FDI, उससे ज्यादा अमेरिका ने FDI कर देता है। दूसरे स्थान पे है जर्मनी जो 151 अरब डॉलर का FDI किया और तीसरे स्थान पे है जापान जो 147 अरब डॉलर का FDI किया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, बहुत VVI है। भारत 2020 में 64 डॉलर आया था, 2020 में 64 अरब डॉलर का FDI आया था, जो 2021 में मात्र 45 अरब डॉलर आया। लगभग 19 अरब डॉलर कम आया भारत को FDI 2021 में। तो याद रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कि अंगटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। अगला न्यूज देखते हैं कि 28 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने FDI पर एक आंकड़ा जारी किया गया। हम लोग देखे हैं विश्व बैंक का अंगटाड का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसी के संदर्भ में, इसी के लगे हम ये भी देख लेते हैं कि अपना देश में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने FDI पर आंकड़ा जारी करता है, उसका आंकड़ा क्या करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा FDI करने वाले देश में कौन है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर, दूसरा पे अमेरिका और तीसरा पे मॉरिशस। तो ये तीनों देश भारत में सबसे ज्यादा FDI करता है। अब देखते हैं कि भारत में FDI प्राप्त करने वाला प्रमुख 5 क्षेत्र कौन है। तो पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, जो कुल FDI का 24.60%, लगभग 1/4 FDI
अकेले कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में आता है। दूसरा है कि सेवा क्षेत्र में 12.13%, और तीसरा ऑटोमोबाइल में 11.89%, चौथा व्यापार में 7.72%, और पांचवा निर्माण में 5.52% एफडीआई आता है भारत में। तो ये सबसे बड़ा 5 क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। आगे देखेंगे सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता राज्य, मतलब भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य में आता है। तो पहले स्थान पे है कर्नाटक, जहां पे 37.55% एफडीआई आता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, जहां पे 26.26%। तीसरे स्थान पे है दिल्ली, और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु, और पांचवें स्थान पर है हरियाणा। तो ये सभी न्यूज आपके लिए वीवीआई है, आप लोग याद रखेंगे इसको सारे को, ये पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि 2022-23 में भारत का जीडीपी पूर्वानुमान एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 7.5 से घटा करके 7.2% कर दिया। कहने का मतलब है एडीबी के अनुसार 2022-23 में भारत का जीडीपी अब 7.5% नहीं रहेगा, 7.2% रहेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने भी जीडीपी का पूर्वानुमान भारत के लिए घटाया है 2022-23 के लिए, जो 8.2% का पूर्वानुमान था उसे घटा करके 7.4% कर दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला न्यूज, तो याद रखेंगे, पूछ सकता है। अगला न्यूज है कि नमी एवं दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ये आर्द्र भूमि की परिभाषा है। हाल ही में अपने देश में लगभग 28 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। रामसर स्थल के रूप में इसको जैव विविधता का घोषित किया गया है। तो इसलिए आर्द्र भूमि क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो नमी या दलदल भूमि जो वर्ष भर में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। रामसर स्थल पृथ्वी पर ऐसा आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और जिन्हें यूनेस्को के रामसर संधि कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। कहां पे हुआ था? रामसर शहर ईरान के तहत। रामसर शहर ईरान में है और 2 फरवरी 1971 में रामसर संधि हुआ था यूनेस्को के द्वारा। तो इसके तहत अधिसूचित किया जाता है जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो ऐसे स्थल को। अब है कि आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर भारत के 75 रामसर स्थल को आर्द्र भूमि घोषित किया जा चुका है। तो आपको याद होगा कि 2021 तक भारत में मात्र 48 या 49 ऐसे ही रामसर स्थल हुआ करते थे। 47 हुआ करता था शायद। अब जो है 2022 में जो आजादी का 75 वर्ष हुआ है उसमें भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? तो 75 हो गई। तो भारत में 75 रामसर स्थल की सूची निम्न है, जो आगे हम आपको बताते हैं कौन कौन सा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इसमें पूरा न्यूज दिया गया है कि भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल वेटलैंड हो गए हैं। आजादी के 75 अमृत महोत्सव पर देश में 75 रामसर स्थल का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया गया है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे यहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो 10 है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ये सबसे पुराना है जो 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1981 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। भारत का यह दोनों प्रथम था। अब भारत में कुल 75 रामसर स्थल को शामिल कर लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ से 47 था और 48 से लेकर के ये देख रहे हैं 2022 और ये सारे 2022 में ही आपको 75 वेटलैंड्स पूरा हो चुका है। अब इसमें भी महत्वपूर्ण न्यूज है कि भारत में आर्द्र भूमि स्थल 13 अगस्त 2022 तक पूर्ण सूची राज्य घोषित कर दिया गया है। इसमें है कि रामसर संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके प्रबंधन हेतु इसे 21 दिसंबर 2075 से प्रभावी किया गया था। किसको? रामसर को। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1982 में हस्ताक्षर किए थे। ये भी है। भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है जो 4320 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? तो रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है जो 0.2 वर्ग किलोमीटर का है। और भारत के सबसे पहली रामसर साइट का बात करें तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ये दोनों पॉइंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व में
पहली रामसर साइट कौन थी, तो कोबोर द्वीप ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसे 1971 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखेंगे, आपको ये भी याद रखेंगे सबसे ज्यादा 14 रामसर स्थल भारत में किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या 10 की है, तो याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है, इतने बातें तो याद ही रखनी है, लेकिन हाल ही में किसको किस राज्य से शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे कि सलबुल वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, कांजीडुकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, बुडबुड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सचिंद्र थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, और अनुसुपा झील उड़ीसा में है, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है, और टम्परा झील उड़ीसा में है। तो इतना जो लगभग 11 रामसर स्थल को एक बार जो शामिल किया गया था, इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हालांकि सभी का स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग एक बार देख लेंगे, शायद देखे रहेंगे, तो आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन आप ये पढ़े रहेंगे तभी आपको तुक्का मारने में आसानी होगा। इसलिए आप है क्योंकि आप इसको अच्छा से पढ़िए, देख लीजिए। अगला न्यूज देखते हैं कि हुडून इंडिया कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक, कोटक प्राइवेट बैंक के सहयोग से भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिला की सूची जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021। इसके अनुसार सबसे धनी महिला की बात करें तो HCL की संस्थापक हैं रोसरी नडाल नहीं होगा, रोसरी नडार मल्होत्रा, जिसके पास 84,330 करोड़ की संपत्ति है। और दूसरी महिला है जो नायिका संस्थापक होगा, आपको पता होगा नायिका क्या है, लड़कियों को, जो फल्गुनी नायर है, उनके नायिका का संस्थापक फल्गुनी नायर है, उनकी संपत्ति 57,520 करोड़ रुपया। ये दोनों है, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज है कि AIECTA, कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार संवर्धन हेतु 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन यह समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है था। तो पूछ सकता है कि AIECTA, या तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या किस देश के पास साथ ये समझौता है ये पूछ लेगा, और यह नहीं तो पूछ लेगा यह AIECTA समझौता क्या है। तो आर्थिक सहयोग एवं व्यापार संवर्धन हेतु ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता। अगला न्यूज देखते हैं कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है। तो याद रखेंगे, जून 2022 के अंत तक भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 4,03,707 मेगावाट या 403.76 गीगावाट था। भारत में विद्युत क्षमता उत्पादन में सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन होता है 58.5%, और गैर जीवाश्म से 41.5% होता है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कोयला से 50.7% कोयला ऊर्जा उत्पादन होता है, तो याद रखें। अगला न्यूज है कि प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। तो प्रमुख नियुक्तियां में है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को, यहाँ पे डैश देंगे, को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया है, तो जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। अगला है कि जगन मोहन रेड्डी जो YSR कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको इस पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसको? जगन मोहन रेड्डी को। KK वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं और उनके कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि की गई है। अगला है कि राजेश भंडारी हैं, उनको राष्ट्रमंडल खेल में भारत दल के चीफ मिशन नियुक्त किया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंदरमीत गिल जो विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री बने हैं, तो इसको आप VBI करके पढ़ेंगे। और अंतिम है आशीष कुमार चौहान जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत के जो ट्रेडिंग होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को, तो याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रमुख निधन कौन कौन है। तो भूपेंद्र सिंह जो गायक थे उनका निधन हो गया, सुशोभन बंदोपाध्याय बंगाल के चिकित्सक थे उनका भी निधन हो गया, और साधना गुप्ता जो मुलायम सिंह यादव की पत्नी थी उनका भी निधन हो गया। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा 5 जुलाई 2022 को किए हैं। अब है क्या कि
यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा। तो यह न्यूज आपके परीक्षा के लिहाजे से PBI। अगला न्यूज की बात देखते हैं। तो वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की घोषणा 22 जुलाई 2022 को किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी के लिए, और सूर्या को फिल्म, तमिल एक्टर हैं, सूर्या को फिल्म सरारई पटरू के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। इसमें एक स्वर्ण कमल और 50,000 की राशि मिलती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जो है अपर्णा बाला मुरली को दिया गया। इसकी फिल्म था सरारुई पटरू, इनको रजत कमल और 50,000 की राशि मिली। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो वो है सरारई पटरू, निर्देशक है सुधा कोंगरा, इनको स्वर्ण कमल दिया गया। और फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य में मध्य प्रदेश को बनाया गया, जिनको रजत कमल मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे और भी ये जो पुरस्कार घोषणा है ये बहुत बड़ा था, तो इसमें इतना चीज हम देखे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतना चीज याद रखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन के लिए इसका पूरा फिल्म पुरस्कार पढ़ना बेवकूफी होगा। अगला न्यूज देखते हैं कि अमर उजाला द्वारा साहित्य क्षेत्र में शब्द सम्मान 2022 की घोषणा 9 जुलाई 2022 को किया गया। तो याद रखेंगे, आकाशदीप सम्मान शब्द सम्मान के तहत दिया जाता है। तो आकाशदीप सम्मान में हिंदी साहित्यकार शेखर जोशी और उड़िया साहित्यकार प्रतिमा रॉय को मिला। इसमें 5-5 लाख की राशि मिलती है। और शब्द सम्मान के तहत आकाशदीप सम्मान के अलावा छाप सम्मान, थाप सम्मान और भाषा बंधु सम्मान भी दिया जाता है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मान के याद रखेंगे कि आकाशदीप सम्मान किसको दिया गया। अगला देखेंगे, अगला न्यूज, 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब कर्नाटक की सिनी सदानंद शेट्टी को दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें जो है राजस्थान की रूबल शेखावत प्रथम उपविजेता रही और उत्तर प्रदेश की सिनाटा चौहान दूसरी उपविजेता रही थी। तो ये याद रखें। अगला देखते हैं कि प्रमुख दिवस कौन कौन सा है। तो 2 जुलाई को, जो जुलाई का प्रथम शनिवार होता है, उसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, तो पूछ सकता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, ये नहीं पूछेगा ज्यादा। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान पे हम लोग विजय किए थे। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इतना बातें आप लोग दिवस के रूप में याद रखेंगे, इतना चीज दिवस के रूप में इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रमुख पुस्तक एवं लेखक। तो द गर्ल इन रूम 105, इनके लेखक हैं चेतन भगत, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड के लेखक हैं दीप्ति नवल। संजीव कुमार द एक्टर वी लव्ड, रीता रामामूर्ति गुप्ता और उदय जड़ीवाला इसके लेखक हैं। द बॉयज फ्रॉम वेलोसिटी ए लीगल थ्रिलर, इनके लेखक हैं जॉन ग्रिसम। और लीडरशिप 6 स्टडी इन वर्ल्ड स्ट्रेटजीज के लेखक हैं हेनरी किसिंगर। तो याद रखेंगे इतना बातें को, इतना पुस्तक और लेखक। अगला न्यूज है कि चीन और पाकिस्तान नौसेना के बीच सी गार्जियन दूसरा युद्धाभ्यास शुरू हुआ। तो एक लाइन में सी गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच है, याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 7 जुलाई 2022 को हुआ था। और 2 दिन की प्रदर्शनी में आधुनिक हथियार एवं उच्च तकनीक युक्त ड्रोन और गन मशीन शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे इस चीज को कि नई दिल्ली में स्थापना हुआ था। अगला न्यूज है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का प्रथम हर घर जल से प्रमाणित वाला जिला बन चुका है। तो ये VVI न्यूज है, हर घर जल से प्रमाणित देश का प्रथम जिला कौन है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। अगला न्यूज है कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में भारत की PV सिंधु ने चीन की वांग झी को हराकर 12 वर्ष के बाद भारत के लिए खिताब जीता है। तो 12 वर्ष पहले भारत के लिए कोई इस सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में खिताब जीता था और 12 वर्ष के बाद PV सिंधु ने खिताब जीती है स्वर्ण पदक। $22,750 की राशि मिलती है इस पदक जीतने पर। तो ये याद रखेंगे, ये भी VVI न्यूज है। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पूर्ववर्ती नाम है अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे किया गया है? अमेरिका के ओरेगोन में यूजीन में
किया गया 15 से 24 जुलाई 2022 को। तो ये VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सर्वाधिक पदक कौन जीता? 33 अमेरिका, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक जीता है। भारत इस प्रतियोगिता में मात्र एक पदक जीता, लेकिन यह भी एक पदक ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने लगभग 19 साल बाद यह पदक जीता है। तो इस खेल में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद पदक जीता है। भारत के भाला फेंक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा। वही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक करके रजत पदक जीता है। अब नीरज चोपड़ा इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष बन गए हैं और दूसरा भारतीय बने हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में अभी तक मात्र 2 पदक जीता है। पहला पदक 2003 की प्रतियोगिता में लंबी कूद की खिलाड़ी थी अंजू बॉबी जॉर्ज, उन्होंने कांस्य पदक जीती थी। और दूसरा पदक नीरज चोपड़ा ने 2022 में पदक जीता है, रजत पदक। तो भारत एक रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है, तो मात्र 2 पदक ही अभी तक जीता है। तो ये बहुत ही VVI न्यूज है कि रजत पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा जी। पूछा जा सकता है, 100% चांस है इससे क्वेश्चन एक बनना चाहिए। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत के गेंदबाज हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह ने, इंग्लैंड के गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड, वो गेंदबाजी कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए आए थे। तो जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 29 रन दे मारे, 29 रन मारे और इसके अलावा उन्होंने 6 अतिरिक्त रन भी दिए। तो 1 ओवर में कुल 35 रन बनाए और इतिहास रच दिया। हालांकि 29 रन भी रन बनाकर इतिहास रच दिए थे। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 28 रन बनाने का इतिहास थे वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा के पास। तो याद रखेंगे, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड को तोड़ करके जसप्रीत बुमराह ने यह रिकॉर्ड बनाया। आगे देखते हैं अगला न्यूज कि 135वां विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 20 जून से 10 जुलाई 2022 के बीच लंदन में खेला गया। आपको पता होगा कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो इसमें से एक ये है ग्रैंड स्लैम। इसमें पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और महिला एकल में एलेना रेबाकिना ने जीता है, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को ग्रैंड स्लैम के बारे में। अगला न्यूज देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, इकोसॉक कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकलकर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। कब? 2023 में, याद रखेंगे, UN के अनुसार। अगला न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है देवघर, जहां पे बाबा धाम, जिसको बाबा धाम कहा जाता है या वैद्यनाथ धाम कहा जाता है, यह 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है देवघर। वहां पे डोमेस्टिक हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये VVI न्यूज है, याद रखेंगे ये भी, और ऊपर वाला भी VVI न्यूज है। अगला न्यूज है कि फिनलैंड में 29 जून से 10 जुलाई 2022 के बीच आयोजित किया गया था वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें भारत की 94 वर्षीय एक लेडीज है जिनका नाम है भगवानी देवी डागर ने दौड़ में 1 स्वर्ण पदक जीता और गोला फेंक में 1 कांस्य पदक जीता और 1 और कांस्य पदक जीता। कहने का मतलब है कुल 3 पदक जीते हैं भगवानी देवी डागर, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक। ये बहुत ही VVI न्यूज है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। तो हम लोग आज यहीं पे अपनी पार्ट 2 को विराम देते हैं। हम लोग 12 से 13 से लेकर के 50 न्यूज आज देखे थे। आप लोग क्लियर BPSC के YouTube चैनल देख रहे हैं और इसी तरह करंट अफेयर देखने के लिए जो BPSC ओरिएंटेड हो, इसके लिए आपको क्लियर BPSC YouTube चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर, डेली एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में पोस्ट किया जाता है और BPSC से संबंधित कोई भी जानकारी होती है टेलीग्राम पे पोस्ट की जाती है। और YouTube पे आपको BPSC की तैयारी को पुख्ता करने के लिए करंट अफेयर सीरीज चलाया गया है, मेंस का टॉपिक चलाया जा रहा है और हाल में विषय भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो BPSC से संबंधित तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोग अपने जुलाई का 2022 का हम लोग पार्ट 2 देखे हैं
और कल हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। उसके बाद हम लोग का जुलाई खत्म हो जाएगा, फिर हम बीपीएससी के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे जो बीपीएससी के पीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कल के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 3 के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।